ओके सो हेलो एंड वेलकम, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मूडी कॉमर्स एकेडमी। एंड हमारा जो है सेक्शन सी का प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुका है। सारे बच्चों ने कल लाइव टेस्ट भी अटेंड किया था, इसका टेस्ट भी हो चुका है। उसका मैंने बोला था आपको व्हाट्सएप पे कि डाउट्स जो भी रहेंगे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपका मैसेज अभी नहीं भी देखा गया है ना तो बिंदास रहिए, आपका मैसेज मैं देख के जिस दिन भी डाउट सेशन रखूंगा सेक्शन सी का, है ना, या तो सेक्शन से सेक्शन डी दोनों का एक साथ भी रख सकता हूं मैं, है ना, तो आपके क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड करूंगा, ठीक है। तो ये चीज के लिए आप बिंदास रहिएगा। अब जो है ये वीक क्या अपन 3 से 4 दिन 3 to 4 डेज जो हमारा जाने वाला है उसमें आपका सेक्शन डी का प्रैक्टिस एंड टेस्ट ये दोनों चीज होके खत्म हो जाएगा सेक्शन डी के लिए, ठीक है। फिर इसका भी अपन लाइव टेस्ट रखेंगे 3 दिन बाद, मतलब 6 वीडियो जाने के बाद आपको लाइव टेस्ट अटेंड करना रहेगा। और मेक श्योर कि आप लाइव टेस्ट अटेंड करो, इससे आपको ये पता चलता है आपको कितनी चीजें सीख पाए हो और कितनी चीजें नहीं आती, ठीक है। उससे आप अपने आप को एक क्या बोलते हैं चेक कर पाओगे, है ना। ओके, शुरू करते हैं सेक्शन डी मार्वल का पेपर नंबर 1 से। और एक चीज मैं रिपीट कर दूं, आप लोग को जो दिमाग में मार्वल, गाला और ब्रज को लेकर कंफ्यूजन है, कंफ्यूज मत रहिए भाई। आप किसी भी एक चीज को पकड़ के पूरी अच्छी तरीके से कर लीजिए। जैसे मैं मार्वल सिखा रहा हूं तो आप मार्वल को पूरी अच्छी तरीके से कर लीजिए, है ना। देन उसके बाद आप अपने गाला को प्रैक्टिस कर लो, ब्रज को प्रैक्टिस कर लो, आपके पास जो भी बुक है उसका प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। यहां से क्या है ना कि आपको गाइडेंस मिल जा रहा है, आपको चीजें मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है। आप अगर गाला कर रहे हो तो कोई अगर गाइड कर रहा है तो अच्छी बात है, आप गाला भी कर सकते हैं, है ना। चलिए, वैसे क्वेश्चंस आपको सिमिलर ही देखने को मिलेंगे, बस वैल्यूज में चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है और एक और चीज, ठीक है, सुनिए ना। मार्वल का मेरे पास लिंक नहीं है, बट अगर आप बोलोगे ना तो मैं फोटो क्लिक करके, मतलब पूरा मार्वल का फोटो क्लिक, जैसा सेक्शन डी में अभी करा रहा हूं तो सेक्शन डी का फोटो क्लिक करके मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूं, ठीक है। और व्हाट्सएप का एक मैंने कम्युनिटी चैनल बनाया, कल एक बच्ची बोल रही थी कि कम्युनिटी चैनल बना दीजिए सर, मैंने बना दिया उसको, ठीक है। आज डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है बोला है इंडेक्स नंबर फाइंड करो थ्रू फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड आ रहा है क्या वीडियो? हाँ, ठीक है। फैमिली बजट मेथड के थ्रू हमको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, ठीक है, इंडेक्स नंबर निकालना है। ओके, क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पे देखिए लिखा है यूनिट गिवन है पीस, मीटर, क्वांटिटी उठाते हैं हम। क्वांटिटी 2020 का क्वांटिटी हमारे लिए Q0 रहेगा, है ना। और 2020 का जो प्राइस है वो हमारे लिए P0 रहेगा एंड 2021 का जो प्राइस है वो हमारे लिए P1 रहेगा। P1 का मतलब होता है अभी का, करंट का, और 0 हम यूज करते हैं बेस के लिए, ठीक है। तो यहां पे ये 3 जो है हमको क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो Q0 गिवन है 5, 8, 20, 15 एंड P0 गिवन है 370, 32.40, 32.40 एंड 20.90 बराबर। एंड P1 गिवन है 400, 100, 38, 23.80, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन गिवन है और बोला है कि भाई मुझे सॉल्व करके दो आप फैमिली बजट मेथड के थ्रू। जिन बच्चों का प्रैक्टिस अच्छा होगा ना तो वो तो तुरंत बोलेंगे कि भाई फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला है, मतलब इसका इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है हमारे पास। आप पूरा लिखोगे, आप पूरा लिखोगे। फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, ठीक है। इंडेक्स इनटू वेट करेंगे उसका टोटल एंड देन वेट का टोटल, बराबर। ओके, अब बच्चों के दिमाग में सवाल आएगा कि सर जो पहली बार देख रहे होंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन को, उनके दिमाग में सवाल आएगा ना तो इंडेक्स दिया है ना ही वेट दिया है, तो इंडेक्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं? इंडेक्स निकाल सकते हैं। देन वेट कैसे निकालेंगे? वेट का फॉर्मूला होता है P0 इंटू Q0। वेट किस तरीके से निकालेंगे हम? बेस का प्राइस और बेस का क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा वेट। आई निकल गया, डब्ल्यू निकल गया। क्या मैं IW का कॉलम बना सकता हूं? I इंटू डब्ल्यू करके बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं, है ना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। I का वैल्यू क्या क्या आएगा? मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखता हूं, कैलकुलेशन करने जाऊंगा आपको टाइम लग जाएगा, आप अपना कैलकुलेटर यूज कर लीजिए। पहला देखिए I के लिए P1 अपन P0 मतलब 400 डिवाइड बाई 300 इंटू 100, है ना। आएगा ये 133.33, ये 142.86, 117.28, 113.
बराबर। W का फॉर्मूला क्या था, P0 इंटू Q0, ये बन जाएगा हमारा W, ये होगा हमारा 1500, 560, देन 648 एंड 313.5। आई होप कि I और W कैसे निकलेगा अगर एग्जाम में नहीं दिया है तो आपको समझ में आया। डायरेक्ट IW भी देता है एग्जाम में, अगर नहीं दिया इस तरीके से वैल्यूज दिए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, IW निकालेंगे तो क्या आ रहा है 199995, ठीक है। दूसरे का क्या आ रहा है 80,001.6, ठीक है। देन 75997.44 एंड 35701.38। ये कॉलम्स हमने क्यों बनाया, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट, है ना। अब फॉर्मूले पे चलते हैं। पहले तो हमारा काम रहता है फॉर्मूला लिखना, वो हम लिख दिए थे। फॉर्मूला बोल रहा है कि भाई मुझे IW का टोटल दो, IW कॉलम का क्या करो आप टोटल दे दो, और नीचे उसको किसका टोटल चाहिए, W का टोटल चाहिए, ठीक है। लेके आता हूं मैं टोटल, जो भी रहेगा टोटल, इसको IW को टोटल करेंगे, आएगा हमारा 391695.42, ये इसका टोटल आ गया, ठीक है। एंड W का टोटल कर लेते हैं 3021.5, ये W का टोटल हो गया, ठीक है। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा 391695.42 डिवाइड बाई 3021.5, आंसर आएगा 129.64, 129.64। देखिए पहला पेपर का सॉल्यूशन है तो स्पीड में नहीं कराऊंगा मैं, थोड़ा धीरे करने की कोशिश करेंगे, है ना। टाइम लेगा चलेगा बट स्पीड नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है। ये है आंसर नंबर 40। बढ़ेंगे आंसर नंबर 41 की तरफ। ओके सो बच्चों, आंसर नंबर 42 जो दिख रहा होगा ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है। ईयर गिवन है, एवरेज मंथली वेज दिया है और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया है, बराबर। अगर आप सेक्शन सी मेरी पूरी चीजों को अटेंड किए होंगे तो रियल वेज निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। रियल वेज निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज मंथली वेज, एवरेज मंथली वेज अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्कर चेंज कर लो क्या चलेगा, दिख रहा होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू में 100। इसके थ्रू आपका आ जाएगा वैल्यू रियल वेजेस का, ठीक है। जैसे मैं एक साल का निकाल के दे देता हूं आपको, 2016 का वैल्यू निकाल के दे रहा हूं 15,000 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, ये 2016 का वैल्यू आ जाएगा। 2017 का 18,000 डिवाइड बाय 180 इंटू 100, बराबर। उसी तरीके से हम करेंगे 19,000 डिवाइड बाई 205 इंटू 100। 2019 का करेंगे 20,000 डिवाइड बाई 220 इंटू 100, देन 22,000 डिवाइड बाई 235 इंटू 100। जिनका प्रैक्टिस बहुत मस्त होगा ना उनको बहुत मजा आएगा करने में भाई। 25,000 डिवाइड बाई 260 इंटू 100। जिनका प्रैक्टिस अच्छा नहीं है भाई वो लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग अपना मेहनत बढ़ा सकते हो, आपके प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो, ठीक है। एक मिनट मुझे कैलकुलेटर ले लेने दो। 15,000 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, पहले का आंसर आने वाला है आपका 12,500। रियल वेज आएगा आपका 12,500। इसी तरीके से आपको सारा वैल्यू निकालना है ना, सारा वैल्यू निकालना है। आई होप कि आपको फॉर्मूला पता चल गया तो आप कर लेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 42, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा मार्क कर लीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लीजिएगा। एकदम टेढ़ा टेढ़ा क्वेश्चन दिखेगा, ऐसा लगेगा कि बहुत टफ है, लेकिन एक्चुअल में ये टफ है, मैं बता रहा हूं। देखो क्या लिखा है, 10 स्टूडेंट्स वर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स एंड जनरल नॉलेज। 10 स्टूडेंट को रैंक दिया जा रहा है, तो बताइए n इज इक्वल टू 10 हो गया कि नहीं? लॉजिकल रह के, एकदम लॉजिकल रह के काम करना। n का वैल्यू 10 हो गया। आगे लिखा द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेटा, मतलब रैंक कोरिलेशन ऑलरेडी आ चुका है। कितना वैल्यू आया है? 0.2। रैंक कोरिलेशन का वैल्यू आ चुका है 0.2।
2। यहां तक भी क्लियर। आगे लिखा है इट वॉज नोटिस्ड दैट द डिफरेंस इन द रैंक ऑफ द टू एट्रीब्यूट फॉर वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज टेकन एज 3 इंस्टेड ऑफ 2। बोला है कि भाई गलती क्या हो गया, एक जगह मेरे को क्या 3 का वैल्यू ले लिया हूं, लेकिन लेना कितना था, 2 का वैल्यू। यही चीज बोला है। अब साइड में ये लिख के रख लिए, ये नोट्स, ये जो गिवन था वो लिख लिए, और ये था कि भाई गलती से मैंने क्या ले लिया है, 3 ले लिया है वैल्यू को, है ना, इंस्टेड ऑफ 2। इंस्टेड का मतलब होता है बल्कि मुझे लेना क्या चाहिए था, 2 का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए, मतलब अगर मैंने ये 3 को यूज करके किया है, मतलब सिग्मा डी स्क्वायर मेरा गलत आया होगा, सिग्मा डी स्क्वायर गलत हुआ होगा तो आर भी मेरा वैल्यू गलत ही आया होगा, है ना। रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला जरा मुझे बताएंगे। R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। कुछ यही फॉर्मूला होता है ना। तो सर आप ये क्यों कर रहे हो, ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सारे वैल्यूज को रख के मेरे को डी स्क्वायर का वैल्यू पता करना है, जो कि मैंने गलत लिख दिया है ना। तो उसमें बाद में मैं चेंजेस कर दूंगा, 3 को हटा के 2 को रख दूंगा, है ना। चलो, R का वैल्यू दिया है 0.2 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n कितना है हमारा 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1। देखिए वैल्यू कैसे पुट किया वो समझ में आया आप लोग को। वैल्यू देखिए किस तरीके से हमने पुट किया। आई होप कि यहां तक तो आपको क्लियर है। आगे बढ़ेंगे सर। 0.2 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 10 ब्रैकेट में कितना है 10 स्क्वायर मतलब 100 माइनस 1 99। यहां तक भी देखिए आपको यहां तक चीजें क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो मैं अब यहां आ जाता हूं। अब यहां आता हूं, देखिए इसको उठा के डायरेक्टली वैल्यू मैं यहां पे सॉल्यूशन कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा हूं ना, ये पूरे को उठा के इस साइड लेके चला जा रहा हूं, ये नंबर है ना इसको इस साइड लेके आ जा रहा हूं। तो ये माइनस में है पूरा वैल्यू, तो उधर जाएगा तो प्लस, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं क्या 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 99 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 990 बराबर है। ये पूरा उठा के मैं उस साइड लेके चला गया, यहां पे क्या था 1, ये 0.2 उधर से आएगा तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 0.2। आई होप यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए 6 सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस करेंगे तो 0.8 है ना, इधर ये डिवीजन में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में इंटू 990। 6 सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो 990 इंटू 0.8, 990 इंटू 0.8, आंसर आएगा यहां पे 792। तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना हुआ होगा मेरा 792 डिवाइड बाई 6, 792 डिवाइड बाई 6 कर लेते हैं सर, डिवाइड बाई 6 132। मेरा जो गलती से सिग्मा डी स्क्वायर रहा है ना वो 132 रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, सिग्मा डी स्क्वायर तो अपन ने निकाल लिया है ना। अब नीचे लिखेंगे करेक्टेड, मतलब सही सिग्मा डी स्क्वायर निकालने जा रहा हूं। करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक तो हमने हमारा जो गलती हुआ था 132 लिख दिया था हमने, है ना। और मिस्टेक क्या हुआ था उसको हटाना पड़ेगा इसमें से, और जो सही है उसको जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो मिस्टेक ये हुआ था कि हमने 3 लिख दिया था, है ना। तो 3 को माइनस करेंगे, यहां स्क्वायर क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि यहां डी स्क्वायर है ना, सिर्फ सिग्मा डी होता तो सिर्फ -3 करते, है ना। तो माइनस कर दिया हमने 3 का स्क्वायर और प्लस कर दिया हमने 2 का स्क्वायर। इससे हमको पता चल जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर का सही वैल्यू। देखेंगे 132 माइनस 9 प्लस 2 2 जा 4, कितना आएगा सिग्मा डी स्क्वायर। ये देखिए ये 9 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 23 प्लस 4 127 हो जाएगा। हमारा सही सिग्मा डी स्क्वायर क्या है 127। अब मेरा सही आर निकाल सकता हूं। अब लगाइए फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। पूरा कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा, बस मैं वैल्यू पुट करके आपको बता दे रहा हूं, आप उस तरीके से आंसर करके दे देंगे। नीचे जगह है क्या,
नहीं है, यहां साइड में ही मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 127 अपॉन 10 स्क्वायर माइनस 1। आप सॉल्व करेंगे तो आपको सही आर का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है, ये जो आंसर है वो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे इसका कि आपने जब सॉल्यूशन किया तो आर का वैल्यू क्या आया। आप सीधा ये लिख के भेजेंगे आर इज इक्वल टू ये आंसर आया हमको, ठीक है। रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू ये आंसर आया, जो भी आंसर आएगा वो आप लिख के भेजेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने क्या क्या किया, पहले तो वैल्यूज को लिख दिया हमने, है ना। फिर ये फॉर्मूला लगा के हम सिग्मा डी स्क्वायर निकालने का ट्राई किया, लेकिन ये तो रॉन्ग वाला था, तो इसको हम करेक्ट किए कि भाई जो आया है वो गलत है, उसमें से 3 स्क्वायर माइनस करके प्लस 2 स्क्वायर कर दिया, अब सही सिग्मा डी स्क्वायर आ गया। अब वैल्यू पुट करके आंसर सही वाला आ जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सर, अगले क्वेश्चन को मैं रीड आउट करता हूं। देखो लिखा है पार्टिकुलर्स में मीन लिखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा है, फिर यहाँ पे 2 कॉलम है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और सेल्स करके, है ना। तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हमारा x कहलाएगा, सेल्स हमारा y कहलाएगा, ठीक है। चलिए मीन दिया है, मीन मतलब x बार एंड y बार का वैल्यू दिया है, x बार और y बार का वैल्यू गिवन है कितना, x बार इज इक्वल टू 10 दिया है, y बार इज इक्वल टू हमको क्या दिया है 90। जो जो भी चीजें दी हुई है उसको लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x गिवन है 3 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y गिवन है 12। देखिए जो भी क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं ना, अगर आपके पास मार्वल नहीं है तो किसी दोस्त से ये पेपर का फोटो मंगा लीजिए आप, ठीक है, जरूरत पड़ेगा आपको। एंड साथ में आर का वैल्यू गिवन है 0.8। ये सब मुझे गिवन है ना, ये सारी चीजें क्या है मुझे गिवन है। ओके, जो गिवन है उसको मैं लिख के रख लिया। देन अभी मुझे बोला है कि इसके थ्रू रिग्रेशन लाइन फाइंड करो। रिग्रेशन लाइन मतलब क्या, वाई कैप फाइंड करने बोल रहा है। वाई कैप का फॉर्मूला क्या होता है सर, a प्लस बी एक्स, बराबर। ओके चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हमको b निकालना रहता है, लिखते हैं b इज इक्वल टू, अगर ये सारी चीजों को देखूं तो b का कौन सा फॉर्मूला मेरे पास सुटेबल है ना। आपके पास फॉर्मूला का लिस्ट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं बता देता हूं। ये हिसाब से हमारा b का फॉर्मूला बनेगा r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। लिखिए भाई फटाफट, r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स हो गया। ओके बढ़ते हैं आगे। ये तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला का नोट्स बना लीजिएगा। आर बी इज इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। तो आर का वैल्यू अगर मैं पुट करूं 0.8 इंटू एस वाई कितना गिवन है 12 और एस एक्स कितना गिवन है 3। सॉल्व करेंगे 0.8 3 4 12 4, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3.2। ये क्या आ गया हमारा बी। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना आपकी एक्यूरेसी उतनी बढ़ती जाएगी। अभी देखो जैसे मैंने बोल दिया कि b इज इक्वल टू आर इंटू एस एक्स अपॉन एस वाई होता है ना। आप भी प्रैक्टिस किए होते तो आपके भी दिमाग में ये फिट होता कि आर डायरेक्ट दे दिया है मतलब b का फॉर्मूला आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स होगा, ठीक है। अब a का फॉर्मूला होगा y बार माइनस बी एक्स बार, ठीक है। y बार गिवन है मुझे 90 माइनस b का वैल्यू लाया था हमने 3.2 इंटू एक्स बार है हमारे पास 10। तो यहां हम करेंगे 90 माइनस 32 करोगे तो आपका आ जाएगा 58। देख लो भाई, बी का वैल्यू आ चुका है, ए का वैल्यू आ चुका है। वो दोनों वैल्यू को अब लाके हम वाई कैप में पुट कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पे पुट कर लेते हैं ए 58 प्लस बी का वैल्यू क्या है 3.2 और ये हो जाएगा x। ये बन गया हमारा जो रिग्रेशन लाइन बनाने बोला था, वो हमारा आंसर आ चुका। ये रहा हमारा रिग्रेशन लाइन, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। चलिए 44 क्वेश्चन को जब हम शुरू करेंगे, देख लीजिए, देखिए ना इसमें 12 क्वेश्चन में से ना सिर्फ आपको 8 करने हैं। मैं आपको 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा के दूंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे चीजों पे, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन लिखा है कि इफ बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0.8। क्या हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन सेक्शन सी के टाइम पे किए थे? बिल्कुल किए थे, है ना। बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0.8 गिवन है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा है, पहला क्वेश्चन में बोला कि u इज इक्वल टू एक्स माइनस 105, है ना, एंड v इज इक्वल टू y माइनस 90।
तो बताइए कि उसका वैल्यू क्या आएगा, बी वी यू का वैल्यू क्या आएगा। दूसरा कंडीशन लेते हैं, दूसरा कंडीशन जिसमें बोला है कि x माइनस 1400 अपॉन 100 u का वैल्यू दिया है, देन v का वैल्यू दिया है y माइनस 750 अपॉन 50, है ना। तो बताइए कि बी वी यू का वैल्यू क्या आएगा। बी वाई एक्स दिया है, बी वी यू का वैल्यू मांग रहा है, बराबर। मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर आपको याद होगा। मैंने बोला था u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए में फॉर्मेट में हो और v इज इक्वल टू y माइनस बी के फॉर्मेट में हो, y माइनस बी के फॉर्मेट में, है ना। तब ऐसे केस में बी वाई एक्स का वैल्यू ही क्या बन जाता है, बी वी यू। ये पहला केस। दूसरा केस मैंने क्या बताया, सर ये जब हो चुका है तो इसको क्यों रिपीट करवा, रिपीट करवाऊंगा तो रिवीजन हो जाएगा ना भाई। यही तो बच्चों का तकलीफ है, हो चुका है तो क्या टेंशन है, अरे हो नहीं चुका, वो रिपीट होगा तो रिवीजन होगा। x माइनस ए अपॉन सी एक्स का फॉर्म, ये देखो ये वाला दिख रहा होगा, और v इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन सी वाई का फॉर्म, भूलोगे ही नहीं उसके बाद, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, तो एक फॉर्मूला हम यूज करते थे, बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वी यू इंटू सी एक्स, सॉरी सी वाई अपॉन सी एक्स। ये हम फॉर्मूला को यूज करते हैं, ठीक है। ये दो ही फॉर्मेट है अपने पास, है ना। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। लिखेंगे कि भाई ये जो है ये फॉर्मेट के अंदर है, इसीलिए बी वाई एक्स ही हमारा बी वी यू है, तो ये आंसर क्या बन जाएगा हमारा 0.8। मतलब पहले वाले में तो टेंशन नहीं हुआ, क्योंकि u का वैल्यू x माइनस ए, b का वैल्यू y माइनस बी, तो जो ये है वही बी वी यू रहेगा, है ना। अब इस कंडीशन में आएंगे तो यहां आप क्या मेंशन करोगे कि ये फॉर्मेट में है, इसीलिए मेंशन करना रहेगा पहले आपको, है ना, कि x a अपॉन सी एक्स के फॉर्म में है, देन करके फिर ये मेंशन करोगे, लिखोगे बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वी यू इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स। अब वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन करेंगे। बी वाई एक्स कितना दिया है भाई, 0.8 इज इक्वल टू बी वी यू हमको निकालना है इंटू सी वाई है मेरा 50 और सी एक्स है हमारा 100, बराबर। बोर्ड आ रहा है यहां तक, लेट मी चेक, यस आ रहा है। यहां आगे मैं कर लेता हूं, आगे करते हैं, थोड़ा आगे जाऊं कि किधर जाऊं, इस साइड आ जाता हूं, इस साइड आ जाता हूं, इस साइड जगह दिख रहा है। चलिए अच्छा, यहां पे जब मैं ऐसा लिखूंगा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 0.8 इंटू 100 अपॉन 50 इज इक्वल टू बी वी यू, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। इधर देखो ना, इंटू के अंदर ऊपर 50 है नीचे 100 है, तो 100 ऊपर चला गया 50 नीचे आ गया, क्योंकि इक्वल टू के इस साइड लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो बी वी यू का आंसर क्या हो जाएगा, 0.8 इंटू 100 मतलब ये बनेगा 80 और डिवाइड बाई 50 कर लो, है ना। 80 डिवाइड बाई 50 करोगे, आंसर आएगा आपका 1.6, ये बनेगा हमारा बी वी यू, है ना। तीसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, देखिए तीसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग जैसा दिख रहा होगा, u इज इक्वल टू, ना तो सर पहले वाले फॉर्म में है ना ही ये दूसरे फॉर्म में है ना। तो मैं ये क्वेश्चन को है ना ये दूसरे वाले फॉर्म में ला सकता हूं। कैसे ला सकता हूं, ये देखिए, मैंने आपको सेक्शन सी कराते टाइम पे एक रूल बताया था कि मान लीजिए 10a लिखा है ना, 10 इंटू ए लिखा है, तो मैं इसको दूसरा ये भी तरीके से लिख सकता हूं 1/10 करके, है ना। अगर 3a स्क्वायर लिखा है तो ये वैल्यू a स्क्वायर अपॉन 1/3 भी है ना। मैथमेटिक्स बचपन में पढ़े होते हैं ना अच्छे से, तो ये सारी चीजें क्लियर होती है ना। तो इसके हिसाब से u का वैल्यू मैं क्या बना सकता हूं भाई, तो u का वैल्यू बन जाएगा हमारा x माइनस 4.6 का पावर 1/10। देखिए इसके नीचे एक वैल्यू आ गया कि नहीं, cx का वैल्यू आ गया, ओके। ये v का वैल्यू क्या बना सकता हूं, y माइनस 75 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख सकता हूं, cy का वैल्यू 1 हो गया, है ना। ओके चलिए ये क्वेश्चन को अब करते हैं, ठीक है। अगर ये 1/10 है तो 1/10 को डिवाइड दे दो, 0.1 आ जाएगा, है ना, ऑलमोस्ट, हाँ 1/10 0.1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अगर ऐसे फॉर्म में रहते हैं क्वेश्चन, तो हमारा जो होता है बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वी यू इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स होता है। ये अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये रहा वो फॉर्मेट, ओके। बी वाई एक्स का वैल्यू गिवन था 0.8 इज इक्वल टू बी वी यू इंटू सी वाई क्या है 1 और सी एक्स क्या है 0.1।
बराबर है। ओके चलिए ये पूरे वैल्यू को उठा के हम इस साइड लेके आएंगे, तो ये नीचे का वैल्यू ऊपर, ऊपर का वैल्यू नीचे चला जाएगा। 0.8 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू BVU। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 0.08। BVU का वैल्यू हो जाएगा 0.08। देख लीजिए भाई ध्यान से, फिर बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 जो कुछ वैल्यूज दिया है, बोला ऑब्टेन द लीनियर इक्वेशन फॉर ट्रेंड फॉर अ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज से क्वेश्चन है जहां पे हमको कुछ वैल्यूज गिवन है, n इज इक्वल टू 8 गिवन है, देन सिग्मा y का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 344, ठीक है, एंड सिग्मा ty का वैल्यू दिया है 1342 बराबर। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो भाई फॉर्मूला करते टाइम पे, जैसे अभी देखिए ना, अभी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा ना तो आपको सारी चीजें क्लियर आ जाएगी। अगर टाइम सीरीज का मैं ट्रेंड बनाता हूं तो उसके लिए क्या चाहिए, a प्लस bt चाहिए, है ना, ये है ट्रेंड, ठीक है। तो b निकालने के लिए, b निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, n सिग्मा ty, वो तो दिया है, माइनस सिग्मा t किधर से लाऊंगा, सिग्मा टी किधर से लाऊंगा, इनटू सिग्मा वाई, सिग्मा वाई तो दिया है ना, अपॉन यहां पे होता है n सिग्मा टी का स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। अब बच्चे पूरा घबराना शुरू हो जाएंगे कि सर किधर से, और a का फॉर्मूला बनता है y बार माइनस बी टी बार, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले के बेस पे आपका आंसर होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको ये बताता हूं कि ये क्वेश्चन में क्या हिंट दिया हुआ और कैसे आपको करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके क्वेश्चन को मार्क कीजिएगा। 10 साल के पेपर में आपको, मतलब पिछले 8 से 10 साल के पेपर में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे सर, चलिए, अच्छा टाइम सीरीज का क्वेश्चन है तो एक टी करके आता है, पता है, उसमें एक कॉलम बनता है टी का, है ना। तो टी दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या n इज इक्वल टू 8 था, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है, बात समझ में आ रहा है। ओके, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 निकाल लिया। इसके थ्रू मेरे को जो भी टी की चीजें चाहिए ना वो निकल जाएगा। कैसे, देखो मेरे को फॉर्मूले में जब मैं b का फॉर्मूला लगाऊंगा, जब मैं शुरू करूंगा b का फॉर्मूला, तो b का फॉर्मूला मेरे से क्या क्या डिमांड कर रहा है। b का फॉर्मूला बोलता है कि भाई मुझे चाहिए n सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई। जो भी चीजें चाहिए बस एक ये चीज कर दो, है ना। t का वैल्यू लिख दो 1 से लेके 8 तक, इसी में काफी बच्चे फंस जाते हैं, है ना। देखिए n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर बराबर। अब सारे वैल्यूज मैं उठा के रख सकता हूं, देखो कैसे। पहले इसको क्या चाहिए, n का वैल्यू कितना था 8, लिख लेता हूं 8 इंटू 8 इंटू, है ना, 8 इंटू क्या है सिग्मा टी वाई का सिग्मा डायरेक्ट गिवन है 1342 लिख दिया, माइनस में क्या लिखा है सर, माइनस में वो बोल रहा है कि मुझे किसका वैल्यू दो, सिग्मा टी का। सिग्मा टी मतलब टी का टोटल का वैल्यू चाहिए उसको। करो भाई टोटल करो, कितना आ रहा है, टोटल करोगे आएगा 36। मैं लिख ले रहा हूं यहां पे 36 ब्रैकेट में सिग्मा वाई है 344। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, खाली एक चीज आपने अगर कर दिया ना, ये टी को लिखना आ गया क्वेश्चन देख के, तो बस आंसर आसान हो चुका है। n का वैल्यू 8 इंटू लिखा है सिग्मा, किसका सिग्मा, तो एक कॉलम रहेगा टी स्क्वायर, सिग्मा टी का होल स्क्वायर नहीं बोला, क्या बोला है, सिग्मा टी का स्क्वायर। अच्छा, एक टी स्क्वायर का कॉलम है, उसका टोटल चाहिए इसको, ठीक है। 1 1 जा 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 16 5 5 25 6 6 36 7 7 49 8 8 64। मतलब इसको ये टोटल चाहिए, सिग्मा सॉरी टी स्क्वायर का टोटल चाहिए था कि नहीं, है ना। तो टी स्क्वायर का टोटल लिख लेते हैं, कितना होगा भाई 204। यहां हो गया हमारा वैल्यू 204। सर इतना धीरे क्यों चल रहे हैं हम, पता है आपको, पहले मैं एक पेपर में आपका पूरा बेसिक बना दूं, उसके बाद मैं स्पीड में खींचूं। यहां क्या लिखा है देखो, ब्रैकेट के अंदर पहले सिग्मा टी लिख दो, फिर उसका स्क्वायर करो, पहले सिग्मा टी
दैट मीन्स 36 उसका स्क्वायर, ऐसा ही है। ओके चलो सॉल्यूशन करते हैं बी का वैल्यू का। इसको मल्टीप्लाई करो, मैं वैल्यूज डायरेक्ट लिखते जाता हूं, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 10736 माइनस 12384 अपॉन में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1632 माइनस 1296। सॉल्व करेंगे भाई, हो जाएगा, ऊपर का वैल्यू आएगा माइनस में, क्या आएगा 1648 अपॉन 336। इसको आप डिवाइड कर दोगे तो आंसर आएगा -4.90। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया है, बी का। पहले हम बी निकालते हैं, बी निकालने के बाद अब हम ए निकालेंगे। तो ए के लिए नीचे जगह है क्या, हाँ है। अब ए निकाल लेते हैं, ए यहां निकाल लेता हूं। ए का फॉर्मूला होता है वाई बार माइनस बी टी बार। ए का फॉर्मूला क्या होता है, वाई बार माइनस बी टी बार, बराबर। ओके अब समझते हैं सर मेरे पास वाई बार गिवन है क्या, नहीं, लेकिन वाई बार का फॉर्मूला जो होता है ना सिग्मा वाई अपॉन एन होता है ना। तो सिग्मा वाई दिया है 344 और एन का भी वैल्यू दिया है 8, है ना। तो 344 अपॉन 8 करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 43। बताइए, वाई बार में निकाल सकता था आराम से, बी का वैल्यू कितना है -4.90, है ना। टी बार टी का टोटल डिवाइड बाई 8 कर लो, 36 डिवाइड बाई 8 कर लो, कितना आएगा सर वो 4.5। सॉल्व करते हैं, 43 माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सर ये 22 माइनस 22.05, बराबर। ब्रैकेट से बाहर निकलेगा माइनस माइनस प्लस, तो 43 प्लस 22.05 तो ये हो जाएगा 65.05। ये आ गया हमारा ए का वैल्यू 65.05। अब वाई कैप के वैल्यू पे लाके पुट कर दो। ये 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। 65.05 प्लस बी का वैल्यू क्या है -4.90 और इनटू में टी, बराबर। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। आपका आंसर कुछ ऐसा दिखेगा 65.05 माइनस 4.90 टी, ये बन जाएगा आपका ट्रेंड लाइन का आंसर। ठीक है, अगर अभी भी आप प्लस माइनस में ही कंफ्यूज हो तो भाई आपके जिंदगी पे लानत है भाई, फिर क्या करोगे जिंदगी में। देखो हमने क्या किया, ये क्वेश्चन में हमको इतना सा दिया था, ऐसा लग रहा था चीटी है, लेकिन चीटी नहीं था। हमको इसके बेस पे टी का वैल्यू लिखे, देन उसके थ्रू हम फॉर्मूला बी का लिख के देन कंटिन्यू करके यहां तक पहुंचे। पहले बी निकाले, फिर ए निकाले, फिर वाई कैप निकाले। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सर 6 क्वेश्चन हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं, चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगर मैं करा के छोड़ देता हूं तो मेरी कोई गलती नहीं होगी। वैसे तो 7 ही क्वेश्चन करना है आपको, है ना। लिखा है इफ 2 बैलेंस कोइन आर टॉस्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो बात की बात है, 2 बैलेंस कोइन टॉस कर रहे हो ना, तो इसका यू क्या बन जाएगा सर, एच 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 टी टी एच टी टी, बराबर है। अगर आप 4 कॉइन को टॉस करोगे तो आपका हेड 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 टेल टेल, सॉरी 2 कॉइन को टॉस करोगे एक साथ तो आपके ये सारे पॉसिबिलिटीज बनेंगे, मतलब n इज इक्वल टू 4 हो गया। टोटल पॉसिबिलिटी कितने हो गए, 4। ठीक है, उसके बाद बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी, और ये टोटल पॉसिबिलिटी इसलिए निकालना रहता है क्योंकि जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो नीचे लिखना पड़ता है टोटल आउटकम्स को। ठीक है, शुरू करेंगे। लिखा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल। पहला कंडीशन 1 हेड एंड 1 टेल इज इवेंट ए, इज इवेंट ए। इसको मैंने क्या कंसीडर किया, इवेंट ए। एक हेड और एक टेल आने का क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए 2, एच टी टी एच, बराबर। ए के अंदर यही चीजें आएंगी, इसके थ्रू एम का वैल्यू लिख लो 2, बराबर। देन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन इज इक्वल टू 2 अपॉन 4। ये हो गया हमारा पहले का आंसर। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं। लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, लिख लेते हैं पहले, एटलीस्ट 1 हेड
गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, आप गेटिंग भी यूज कीजिएगा, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज इवेंट बी, बराबर। तो बी के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी भाई, कम से कम एक हेड होना चाहिए ना, तो कम से कम एक हेड इसमें भी है, कम से कम एक हेड इसमें भी है, कम से कम एक हेड दिखना ही चाहिए उसमें, है ना। तो ये तीनों में दिख रहा है हमको, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, है ना। तो m हो जाएगा हमारा 3 एंड यहां हम प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, P ऑफ B इज इक्वल टू m अपॉन n इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। ये हो गए हमारे 7 क्वेश्चंस, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 8 क्वेश्चन पे 48 क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी 47 क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम द नेचुरल नंबर 1 to 100। एक नंबर हमको सेलेक्ट करना है, कितनों में से, 100 नंबर में से। तो मैं बोलता हूं कि जब मैं नंबर सेलेक्ट करूंगा तो वो या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या तो वो कोई भी नंबर हो सकता है 100 तक में, है ना। तो मेरे पास टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है आने की, 100, है ना। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो n कितनी बन गई हमारी, 100, बराबर। ओके, लिखा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट दैट द सेलेक्टेड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। बोला हमको कि किसका तुमको निकालना है इवेंट में, मल्टीपल ऑफ 3 और 5। मैं ये आपको वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, बट अगर वहां पे आप नहीं देखे हो या डायरेक्ट यहां पे आए हो तो यहां ध्यान दे लो, एक बार और आपका रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 और 5, जब भी और का कॉन्सेप्ट आता है ना, मैं ऐसा करूंगा, ये ए यूनियन बी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पी ऑफ ए यूनियन बी, इसका प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, पी ऑफ ए यूनियन बी का ऐसा होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। बीच में मैं लाइन खींच देता हूं, उस साइड से मैं P ऑफ A, P ऑफ B और P ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू लेके आऊंगा, ठीक है। चलते हैं इस साइड, आते हैं। मतलब मैंने 3 के मल्टीपल को क्या माना है, A, 5 के मल्टीपल को क्या माना है, B, है ना। और A इंटरसेक्शन B का मतलब ऐसे नंबर जो दोनों से मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो पहले मैं निकाल लेता हूं, P ऑफ A निकाल लेता हूं, फॉर्मूले में P ऑफ A चाहिए ना। मैं लिखता हूं मल्टीपल ऑफ 3 इज इवेंट A। इसको मैंने कौन सा इवेंट माना है, A। तो A के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी सर, 3, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 डॉट, सबसे लास्ट नंबर कौन सा होगा जो 3 से मल्टीपल होगा, 99, है ना। m का वैल्यू, कितने ऐसे नंबर हैं इसके अंदर जो कि 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, m में लिखना पड़ेगा ना। तो आप तो ये पूरा नंबर अंदर लिख नहीं सकते, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो क्या करते हो ना, सबसे लास्ट जो डिविजिबल होता है, जो सबसे पहला होता है, ये दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 99 को 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा ये, 33। तो बनेगा P ऑफ A इज इक्वल टू m अपॉन n इज इक्वल टू 33 अपॉन 100। ये आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब चाहिए हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ B। शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B का, लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 5 इज इवेंट B। B के अंदर मैं 5 का मल्टीपल ले रहा हूं, है ना। तो B के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी भाई, 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट, सबसे लास्ट नंबर 100 है, वो डिवाइड होगा 100 नंबर तक में, है ना। तो इसका m क्या बन जाएगा, m बन जाएगा, सबसे बड़ा को 5 से डिवाइड करो तो 20, बराबर। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या बनेगा सर, m अपॉन n इज इक्वल टू 20 अपॉन 100। ये बन गया हमका प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। आते हैं, हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B भी चाहिए, लिखेंगे मल्टीपल ऑफ बोथ A एंड B, बोथ A एंड B इज इवेंट A इंटरसेक्शन B। मतलब ऐसे नंबर जो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसको हमको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ बोथ A एंड B, उसको हमने क्या माना, A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B के अंदर कौन सी चीजें आएंगी,
अगर हमको ऐसा बोलता है कि भाई दोनों का मल्टीपल होगा, मतलब उसका इंटरसेक्शन निकालो, तो हम कैसे निकालते हैं वो समझना। 3 और 5 का एलसीएम निकाल लो, कितना होगा? 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 15, है ना। 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा, बस वही 15 का जो मल्टीपल होगा ना वही पूरा ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब 15, 30, 45 डॉट 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 90, सबसे लास्ट नंबर 90 है जो 15 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके थ्रू हमारा m क्या बन जाएगा भाई? 90 डिवाइड बाई 15 करो तो बनेगा 6, तो ये हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 6 अपॉन 100। n का वैल्यू आपको नीचे रखना पड़ेगा। मैंने P ऑफ A निकाल लिया, P ऑफ B निकाल लिया, P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकाल लिया। अब लाके वैल्यू पुट करेंगे। 33 अपॉन 100 P ऑफ A था हमारा, P ऑफ B था हमारा 20 अपॉन 100, और माइनस करना है हमको 6 अपॉन 100। करते हैं, 33 प्लस 20 करोगे 53, 53 में से 6 गया तो 47, नीचे तो तीनों में सेम है, 47 अपॉन 100, आंसर हो जाएगा आपका 0.47। बात समझ में आया? और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन सेक्शन बी में भी, सेक्शन सी में भी पूछे जाते हैं, सेक्शन डी में भी पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको रिवाइज मारिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी चैप्टर से ही है। क्वेश्चन दिया है कि फॉर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है। जैसे ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव वर्ड यूज करता है ना, तो वो तीनों का जो प्लस होगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C, अगर दो ही इवेंट एग्जॉस्टिव होता तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B इज इक्वल टू 1 हो जाता, लेकिन यहां पे 3 इवेंट बोला है ना, तो हमने लिख लिया। ये वाला काम आएगा, बाद में काम आएगा, अभी आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये था तो हमने लिख लिया। उसके बाद बोला कि भाई 2P ऑफ A, क्वेश्चन में दिया है 2P ऑफ A इज इक्वल टू 3P ऑफ B इज इक्वल टू 4P ऑफ C, ऐसा दिया है। और बोला कि भाई फाइंड करो B यूनियन C। फाइंड क्या करने बोला है? B यूनियन C, प्रोबेबिलिटी ऑफ B यूनियन C निकालो, ऐसा करके बोला है। ठीक है, मैंने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो वैल्यू मिला भाई, पहला लाइन पढ़ा, अंग्रेजी पढ़ के हिंदी समझा, तो ऐसा समझ में आया कि भाई ऐसा होना चाहिए, है ना। देन ये जो सेंटेंस दिया, इसके थ्रू इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि P ऑफ B यूनियन C चाहिए तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P ऑफ B प्लस P ऑफ C। क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो फॉर्मूले में हम B इंटरसेक्शन C नहीं करेंगे माइनस। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहां पे करोगे तो P ऑफ A इसका इज इक्वल टू मैंने क्या कंसिडर किया? X। ठीक है, ये तीनों का इक्वल में मैंने क्या कंसिडर किया? X। तो 2P ऑफ A इज इक्वल टू X हो रहा है, तो P ऑफ A कितना हो जाएगा भाई? X अपॉन 2। P ऑफ A का वैल्यू क्या आ गया? X अपॉन 2। ठीक है, अब आते हैं P ऑफ B पे। लिखा 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू X। बताइए तीनों X के इक्वल है कि नहीं, है ना। तो P ऑफ B क्या बन जाएगा हमारा? X अपॉन 3, और 4P ऑफ C इज इक्वल टू X था, तो P ऑफ C इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? X अपॉन 4। P ऑफ A भी आ गया, P ऑफ B भी आ गया, P ऑफ C भी आ गया। अब बोलोगे सर इसके अंदर तो X है ना, तो X का वैल्यू हमको चाहिए रहेगा, क्योंकि P ऑफ B है कितना? ये तो X अपॉन 3 है, तो X कितना है? डिवाइड करेंगे तभी तो आएगा ना। चलिए, तो X का वैल्यू ढूंढने के लिए हम ये सारे वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। ये था ना P ऑफ A प्लस P ऑफ B, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C इज इक्वल टू क्या था? 1, है ना। तो P ऑफ A लिख लेते हैं X अपॉन 2 प्लस P ऑफ B लिख लेते हैं X अपॉन 3 एंड P ऑफ C लिख लेते हैं X अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अब सॉल्यूशन कर लो, है ना। ऐसा आपको ये प्लस तो करने आता होगा ना, है ना। ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 2 24, या तो तीनों का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालोगे ना तो आएगा 12, नीचे रख दो 12। 4 3 2, तीनों का एलसीएम निकालना आता होगा, है ना। इसका क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है, इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। 2 6 12, तो यहां पे हो जाएगा 6x, प्लस इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 4, तो 4x, और यहां पे 3, तो ये हो जाएगा 3x।
इज इक्वल टू 1। अब ये ऊपर 6 4 10 3 13, 13x इज इक्वल टू 12, ये 12 इधर मल्टीप्लाई होगा तो x का वैल्यू क्या आ गया भाई हमारा 12/13। x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 12/13। अब मैं आसानी से p ऑफ a, p ऑफ b, p ऑफ c निकाल सकता हूं। देखो कैसे, p ऑफ a है ना, उधर लाइन खींच देता हूं एक, इधर ध्यान देना, p ऑफ a, x के जगह पे मैं क्या लिखूंगा 12/13, 12/13 अपॉन में, होल अपॉन में 2 है ना, नीचे कुछ नहीं है इसके तो 1 कर सकता हूं, ठीक है, इज इक्वल टू 12/13 इंटू 1/2 आ जाएगा 12/26, ठीक है, ये a का वैल्यू आ गया। आगे बढ़ेंगे भाई तो ये देखेंगे इसमें क्या रहेगा, x के जगह पे ये देखो x/3 था ना, 12/13 डिवाइड में क्या कर लेंगे 3, आप यहां से काट भी सकते थे 2 6 12, तो आपका 6/13 आ जाता, ठीक है, काट सकते हो भाई 6/13, ठीक है। यहां पे देखो p ऑफ b सेम भी रखना रहेगा तो चलेगा, नहीं भी रखना रहेगा चलेगा, कंफ्यूज मत हो जाना। देख लो भाई मैं वैसे ही रख देता हूं 12/13, नहीं तो काफी बच्चे घूम जाएंगे, 1/2, 12 1 12 और 13 2 26, मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो नीचे कुछ नहीं तो 3/1, इसको सॉल्व करते हैं, 12/13 इंटू 1/3 बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 12/39 बराबर। देन p ऑफ c, p ऑफ c क्या हो जाएगा भाई 12/13 अपॉन 4/1 करते हैं, 12/13 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा 12/52। आई होप कि कैसे p ऑफ a आया, p ऑफ b आया, p ऑफ c आया वो पता चला, ठीक है सर। अब एक क्वेश्चन था, मेरे को बोला था p ऑफ b यूनियन c फाइंड करना है, p ऑफ b यूनियन c, इसका फॉर्मूला होता है p ऑफ b प्लस p ऑफ c, प्रोबेबिलिटी ऑफ b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ c। प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितना आया था हमारा 12/39, 12/39 प्लस 12/52, कर लेना सॉल्व आप, है ना। नहीं समझ में आया तो आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी लाके, इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी लाके कर सकते हो, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, इसमें आंसर आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वापस डाउट करके कमेंट में लिख देना, मैं वापस ये क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन में, ये सेक्शन में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो मैं डाउट सेशन में डिस्कस कर ही लूंगा अगर कोई डाउट होगा आपको भी तो, ठीक है। चलिए वैसे तो 7 क्वेश्चन आपका कंफर्म होना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होते हैं वो आपको बताना रहेगा, ठीक है। तो ये सेक्शन सी में भी पूछे जा सकते हैं और सेक्शन डी में भी पूछे जा सकते हैं, ये दोनों सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन याद है, हम लोग मीन का वैल्यू दिया रहता था, वेरिएंस का वैल्यू दिया रहता था, देन हम ऐसा q इज इक्वल टू वेरिएंस अपॉन मीन करके सॉल्यूशन करते थे, याद आ रहा होगा, npq अपॉन np करके, है ना। उसकी चीजें मैं आपको याद करवा देता हूं, उसका पैरामीटर्स क्या क्या होता है, np। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर्स क्या क्या रहेंगे, n एंड p, ओके। मीन को किससे डिनोट करते हैं, np से, वेरिएंस को किससे डिनोट करते हैं, npq से, है ना। अगर वेरिएंस npq है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा उसका, है ना, ओके। यहां पे 3 कंडीशन ध्यान दे लीजिए, जो टोटल 6 पॉइंट आप लिखेंगे आपको मार्क्स मिल जाएगा पूरा, ठीक है। देखिए अगर p, क्योंकि उसमें p एंड q का बहुत बड़ा रोल रहता है ना, एक चीज भी आपने देखा होगा, p प्लस q इज इक्वल टू 1, है ना, p प्लस q इज इक्वल टू 1, तो p होता है और एक q होता है ना। p का वैल्यू अगर 1/2 से कम है, इफ p इज लेस देन 1/2, तो ऐसे केस में आपका स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और ये स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, अगर p का वैल्यू 1/2 के बराबर है, मतलब 0.5 है, तो स्क्यूनेस हमारा क्या रहेगा, 0। और p का वैल्यू जो है लेस देन 1/2 है, सॉरी ग्रेटर देन 1/2 है, तो हमारा स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये 6 पॉइंट लिख लीजिए, आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। मिलेंगे कल अगले पेपर में। मैं इसमें 1-2 क्वेश्चन और करवाना चाह रहा था, ये लास्ट वाला भी क्वेश्चन करवाना चाह रहा था, y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो चुका है, अब मैं इसमें आगे नहीं बढ़ा सकता ना, मुझे अपलोड करने में दिक्कत आएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।